चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। सलाम जेके दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं और खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं असासों के बेचने के हवाले से। अब जब मैं इस अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा हूं तो समझिएगा कि असासे कैसे बेचे जाते हैं और किन असासों को बेचा जाता है। वादिया कश्मीर के अंदर एक जमाने में बिल्कुल मनफी दर्जे पर जाने के बाद, पॉजिटिव साइंस दिखाने के बाद एक बार फिर इदारे पर अब मुकम्मल तौर पर ताला चढ़ेगा और यह मामला है जी जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड का। और जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड को लेकर सरकार का बड़ा फैसला आया है कि वो 100% इक्विटी स्टेक्स को बेचने की बात सामने रख रहा है। और जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड के हवाले से जो पहले ही सब कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसको हरी झंडी दे दी है और सरकार की तरफ से 100% इक्विटी शेयर्स को बेचने का फैसला ले लिया गया है। और ग्लोबल इनविटेशन फॉर ड्राफ्ट आरईपीज को इशू कर दिया गया है। बिड जो है इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर कर दी गई है। जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड सीमेंट कंपनी थी जिनका मयार इतना था कि जो मकामी तौर पर वहां प्राइवेट कंपनियां लगी थी उसके मुकाबले में पैदावार यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और अचानक से वहां पर खसारों की खबर आई और उसी बीच अब जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सामने आया है, पीआईएम जो सामने आ रहा है और जो ड्राफ्ट आरईएफ आया है जिसे डाउनलोड आप भी कर सकते हैं, बिडर भी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, उससे आपको इस बात का अंदाजा लग सकता है कि सरकार ने कितना बड़ा फैसला लिया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से। नोटिफिकेशन जो जारी कर दी गई है उसके मुताबिक आरएफपी और पीआईएम जो है वो फिक्स कर दिया गया है जी 12 नवंबर और लास्ट डेट इसकी कर दी गई है 28 नवंबर 5 बजे तक। यानी 28 नवंबर तक आप स्कोर बिडिंग का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। और इस तरीके से आखिरी लम्हात में है जी जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड जो एक ज़माने में सरकार के पास थी और सरकार चला रही थी। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि कंपनियां चलाना जी सरकार का काम नहीं होता है, कॉरपोरेशन चलाना सरकार का काम नहीं होता है, ये प्राइवेट सेक्टर में जानी चाहिए ताकि ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन 100% इक्विटी शेयर बेचकर सरकार के हाथ में क्या आ रहा है ये अभी भी समझने के लिए हम ज़रा टेक्निकली बात करें, उसको और भी समझने की ज़रूरत है। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहाँ से हमारे साथ हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का एक बड़ा फैसला, माइनिंग और मिनरल्स के बाद अब जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड की बारी और 100% इक्विटी शेयर्स को बेचने की बात सामने आ रही है। टेंडर बिड जो है वो फ्लो कर दिया गया है। क्या कुछ मजीद खबर है और क्या वाकईतन 100% खसारे पर जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड था, जबकि साबिका चेयरमैन लगातार ये दावा करते रहे कि उनके मुख्तसर टाइम में जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड कॉरपोरेशन जो है वो मुनाफा बख्श बनाई गई थी, सरकार को डिविडेंड भी दिया गया था, तो उसके बाद कौन सी परेशानी इसमें आई? देखिए गौर, जो अब जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड है, अब आपको याद ही होगा कि अब अगर सरकार इस दाने पर पहुंची है, इस नतीजे पर पहुंची है कि मुकम्मल खसारे में है और उसमें बहुत सारा कर्जा भी है, तो उसके बाद जब इसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई प्राइवेट फर्म इसे खरीद लेगी तो वो इसे कैसे मुनाफा बख्श बनाएगा, क्योंकि एसेट तो उस कंपनी के पास या उस कंपनी मालिक के पास वही होगा जो अभी है। और अब देखने वाली बात यह है, क्योंकि इससे पहले भी सरकार ने खुद इस बात का एतराफ किया कि जो मैनेजमेंट यहाँ पर थी या एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर थी, तो उसकी वजह से ये जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड कंपनी जो है ये तबाही के दहाने पर पहुंची है। यानी इससे पहले जहां जितनी भी सरकारें यहाँ पर आई, अगर उन पर ये इल्जामात लगते थे कि उन्हें ये सब कुछ चलाना नहीं आता है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर या इससे पहले गवर्नर राज भी रहा है, तो इस दौर में भी ये जो कॉरपोरेशन है ये भी तबाही के दहाने पर पहुंची है। और इसे किसी भी तौर पर गवर्नमेंट के लिए, उस गवर्नमेंट के लिए जो तरक्की के, ट्रांसपेरेंसी के, हार्डवर्किंग के दावे करती हैं, तो उसके लिए ये शाया निशान नहीं है। अब चूंकि इस हवाले से बाज़ाब्ता आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो
पहले ही इशू की गई है और ये ग्लोबल इनविटेशन है। ये ग्लोबल इनविटेशन समझना क्या सिर्फ इंटरनेट पर डालना इसी को ग्लोबल इनविटेशन कह सकते हैं, या कि फिर इसका जो दायरा होगा वो पूरी दुनिया तक है कि कोई भी इसे खरीद सकता है। ये अभी चूंकि इस पर बहस मुबाहिसा होना बाकी है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने पूरी तरह से मन बना लिया है और इसके लिए एक ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो तैयार किया हुआ है। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर RFP जो कमेंट्स जो है पहले हिस्से में इसको कमेंट्स लिए जाएंगे उन लोगों से जो बिडर्स होंगे, जो इसको खरीदने के मुतमनी होंगे, उनसे पहले जो है कमेंट्स लिए जाएंगे और उसके बाद एक फाइनल RFP निकाला जाएगा जिसमें 10 लाख रुपए आपका ड्राफ्ट भरना होगा, डिमांड ड्राफ्ट भरना होगा और उसके बाद ही कोई इससे खरीदने का अहल हो सकता है। हालांकि अगर इसमें 10 बिडर्स या 20 बिडर्स या 100 बिडर्स इसमें शिरकत करते हैं, सरकार की ये कोशिश रहेगी कि जो प्रायोरिटी है वो उस इंसान को दिया जाए, उस बिडर को दिया जाए जिसने सबसे ज्यादा पैसा भी दिया होगा, जिसने सबसे ज्यादा इसके लिए जो क्राइटेरिया सेटअप किया गया है उसको फॉलो किया होगा। लेकिन आखिरी लाइन में सरकार जो है वो ये कहती है कि ये सरकार के पास अथॉरिटी होगी, ये रिजर्व अथॉरिटी राइट्स है उनके पास कि वो किसका जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। ये कुछ चीजें जो है इसमें टेक्निकली स्तर पर अगर देखा जाए तो ये चीजें रखी गई हैं, तो ये किन के लिए है और किन शराइत पर, किन बुनियादों पर इसे रिजेक्ट या सिलेक्ट किया जाएगा, ये अभी भी इस पर जो है पूरी तरह से सफाई नहीं आई है। अच्छा जी, बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, जब बिड मुकम्मल होगा किसी भी कंपनी को ये दिया जाएगा, क्या उसके बाद सरकार का कोई अमल दखल इसमें रहेगा या 100% सरकार इससे मुस्तस्ना हो जाएगी, बाहर आएगी? नहीं, सरकार ने पहले ही कहा था कि ये इसे अपने तमाम रिसोर्सेज के साथ जो है वो बिल्कुल आउट करना चाहती हैं, क्योंकि सरकारी स्तर पर इसे चलाने की बहुत कोशिश की गई थी लेकिन नहीं चली है। तो इस वजह से ये मुकम्मल तौर पर जो राइट्स होंगे वो किसी प्राइवेट फर्म को दी जाएंगी। और इसी हवाले से अभी चूंकि कमेंट्स जो है वो लिए जा रहे हैं, अभी सरकार ने इस पर खुलकर नहीं बोला, यही वजह है कि कमेंट्स लिए जा रहे हैं। इसमें कुछ इश्यूज जो है वो रेज किए जाएंगे बिडर्स की जाने से कि क्या आप टोटली देना चाहेंगे या कोई परसेंटेज इसमें आप खुद रखना चाहते हैं। तो इसी तरह की जो कमेंट्स हैं वो आ सकते हैं इस पर, और सरकार ने इस चीज के लिए अभी वक्त दिया है बिडर्स के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। तो इस वजह से उस पर जो तासुरात आ जाएंगे उसके बाद ही फाइनल जो है RFP निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हिलाल हंजूरी हमारे साथ थे। बोली या सरमायाकारी के लिए ड्राफ्ट और दीगर कामकाज जो मुकम्मल करना है इंतजामी सतह पर, जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड JK सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के हवाले से इस पर बात कर रहे थे और सरकार का बड़ा फैसला जिस पर मुख्तलिफ आरा भी इस वक्त सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा अस्पतालों की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पताल हों या प्राइवेट अस्पताल हों, रोज़ कोई ना कोई हुक्मनामा सामने आता और सरकार निज़ाम में शफाफियत या कहीं पर चीज़ें दुरुस्त करनी है तो उस मकसद से तब्दीलियाँ लाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है। और इस सिलसिले में अब जो वादी कश्मीर के अंदर जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, OPDs हैं, लैब्स हैं, उन्हें बाकायदा जो NCD डेटा होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वो डेटा शेयर करना होगा चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के साथ। हर हफ्ते ये रिपोर्ट उन्हें पेश करनी होगी। ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं फौरी तौर पर, यानी वो बीमारियां जो बाद में ख़तरनाक सतह पर पहुंच जाती हैं और शुरुआती दौर में अगर इनका पता लगाया जा सके, मौलिक अमराज का कोई मज़ीद लोग शिकार ना हो, उनका पता लगाने के लिए इनिशियल स्टेज पर अगर कोशिश हो तो हुकाम ये मानती है कि बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में रह सकती हैं। यही वजह है कि अगर इस तरह के पेशेंट्स जो इस तरह के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का शिकार हों, वो अगर इन अस्पतालों में आते हैं, लैब्स में आते हैं, OPDs में पहुंचते हैं, टेस्टिंग का सिलसिला जहां पर होता है वहां पहुंचते हैं, अद्वियात लेने के लिए पहुंचते हैं, मशवरा मुआलिजीन का लेना होता है, तो जो प्राइवेट अस्पताल हैं कश्मीर सूबे के अंदर या प्राइवेट OPDs हैं, क्लिनिक्स हैं, लैब्स हैं कश्मीर सूबे के अंदर, उन तमाम लोगों को कहा गया है कि आप हफ्तावार बुनियादों पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। जो आपका डेटा है, जितने भी आपके पास मरीज आए, चेकिंग का सिलसिला, फिर उनमें किस तरीके से मशवरा दिया गया, कौन सी अद्वियात उन तक पहुंचाई गई, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो एक रिपोर्ट की सूरत में चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को पहुंचानी होगी। इसके अलावा चीफ मेडिकल ऑफिसर जो CMOs हैं वो इस बात को भी यकीनी बनाएंगे कि प्राइवेट अस्पताल जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं, OPDs जो रजिस्टर्ड क्लिनिक्स हैं,
क्लिनिक, लैब्स, जो रजिस्ट्रेशन बाकायदा सरकार के साथ हुई है, वो तमाम अस्पताल जिनसे ये डेटा पहुंचेंगे वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के साथ मिलकर फौरी तौर पर जहां इकदाम करने की जरूरत है वो इन अस्पतालों को लेकर कर सकते हैं। इस डेटा को सामने रखकर उनको अगले इकदाम की तरफ फौरी तौर पर जाना होगा ताकि मजीद खतरात से बचा जाए, जो अस्पतालों को लेकर एक नया ऑर्डर जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात जरा अब एक सहाफ़ी के हवाले से भी करते हैं जिनका जम्मू कश्मीर के अंदर भी, चूंकि आज जम्मू में उनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी जानी है। गोपाल सचर जिनका इंतकाल हुआ है और गुज़श्ता शब उनके इंतकाल की खबर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से भी शेयर की गई अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर। मारूफ सहाफ़ी थे गोपाल सचर। आज आखिरी रस्मात जो है वो जम्मू के अंदर उनकी अंजाम दी जाएंगी। उनके बेटे की तरफ से भी कल ही शाम देर गई इतला दे दी गई थी। 97 साल की उम्र में उनने आखिरी सांस ली गांधीनगर जम्मू के अंदर, जहां पर इस वक्त वो रिहाइश पजीर हैं। तकरीबन 12 बजे के आसपास आखिरी रस्मात का वक्त जो जम्मू के अंदर रखा गया है, जोगी गेट जम्मू के अंदर, जहां उनकी जो अंतिम विदाई होगी, अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी उन्हें खराजे की तदपीश किया, उनकी खिदमात को याद करते हुए कि सच्चर जी और उनकी फैमिलीज़ के साथ उनके ज़ाती ताल्लुकात भी थे, लेकिन सहाफ़त के पेशे में या इस फील्ड में जो सच्चर का, गोपाल सच्चर का जो रोल रहा है उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए भी कहा और हिंद समाचार जैसे बड़े कुछ न्यूज़पेपर्स के साथ भी ज़िंदगी भर उनने जब तक वो अंजाम दी जाएंगी आज गोपाल सच्चर की। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात मरकजी वज़ीर कानून की भी करते हैं, जिनका पहले एक बयान सामने आया था, 5 पॉइंट सामने आए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के मसले पर एक और नया बयान। किरण रिजिजू जो मुल्क के इस वक्त वज़ीर कानून है, उनके एक और नए बयान ने मुल्क के अंदर सियासत गरमा दी है और कांग्रेस बैक टू बैक और ताबड़तोड़ हमले उन पर इस बयान के बाद कर रही है। किरण रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया है कि मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की नाकिस फैसलों की वजह से जम्मू कश्मीर का इंज़िमाम भारत के साथ नहीं हो पाया और उनका मानना है कि कांग्रेस और कांग्रेस की क़यादत हमेशा अपने मफादात को तरजीह देती रही, जिसकी वजह से सूरत हाल आज मुल्क के अंदर इस तरीके की बनी हुई थी। किरण रिजिजू कानून के वजीर हैं, तो उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब महाराजा हरी सिंह इल्हाक और इंज़िमाम की दरख्वास्त लेकर दिल्ली आए, गुफ्तशुनीद हुई कबायली हमलों से कबल ही, तो कांग्रेस की क़यादत वाली सरकार ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका, बजाय ये कि उनको गले लगाया जाता, उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस को खड़े कर दिया गया। यहाँ पर वो नहीं रुके, बल्कि क्वाइट कश्मीर मूवमेंट, कश्मीर छोड़ो तहरीक, जिसके बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बताए जा रहे हैं, किरण रिजिजू का मानना है कि यह तहरीक भी अपनी नहीं थी, बल्कि उस वक्त के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की ईमा पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इस तहरीक को चलाया और जब ये बातें वो कर रहे थे, इसके पीछे तवारीखी शवाहिद उनकी तरफ से रखे गए। यहाँ पर भी वो नहीं रुके, बल्कि डॉक्टर करण सिंह की तरफ से पिछले दिनों दिए गए वजाहती बयान पर भी तबसरा किरण रिजिजू ने किया और कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है कि किस तरीके से डॉक्टर करण सिंह आज भी कांग्रेस की गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं और किस तरीके से वो इनके गलत कारनामों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और असल वाक़ात से चश्मपोशी कर रहे हैं, जबकि उन्हें सब चीज़ें पता है। नेहरू, हरी सिंह और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मौजूद बहस रहे इन 5 बातों के अंदर और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुतनाज़ा अल्फाज के लिखने पर भी किरण रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया और कहा कि बड़ी तारीख़ी गलती थी जिसको जानबूझकर सिर्फ अपने अना के लिए उस वक्त के मुल्क के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की तरफ से किया गया। कांग्रेस ने इस पर पलटवार भी किया और कहा कि आधी तारीखों को पढ़ा जा रहा है और आधी तारीख पर पर्दा रखा जा रहा है, जबकि किरण रिजिजू का मानना कि वो जो कुछ भी बात कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के उस तकरीर का हिस्सा है
जो खुद मुल्क के वजीर आज़म ने पार्लियामेंट के अंदर की, और ये खुद माना कि किस तरीके से डॉक्टर करण सिंह के वालिद महाराजा हरी सिंह उनके पास आए और उन्हें इल्हाक और इंज़िमाम के हवाले से बात कही, और जो कुछ हुआ उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा। उसी पार्लियामेंट की तकरीर का हवाला किरण रिजिजू ने दिया, और इससे पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इस वक्त सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म है। किरण रिजिजू साहब कानून के वजीर है, अपनी बात रखी, लेकिन कल इस बात में एक और वजीर साहब ने अपनी बात भी मिलाई, और मरकजी वजीर हरदीश पुरी साहब जो कश्मीर के दौरे पर हैं, उन्होंने कल ज़राए इब्लाग के साथ गुफ्तगू की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि जो कुछ बात हो रही है वो कानूनी और आईनी जवाज़ के साथ हो रही है, और जिस तरीके से कांग्रेस और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की तारीख को मसक करने की कोशिशें की है वो किसी से छुपी नहीं है। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं किरण रिजिजू के बयान का सेकंड करते हुए कहा कि तवारीख को सही सिमत में सही तरीके से सामने रखने की ज़रूरत है, ताकि सबको पता लगे कि किसने क्या कुछ इस मुल्क के साथ किया हुआ है। चलिए जनाब, इस गहमा गहम बहस के बाद जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर की, और बात करते हैं जी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लोन फ्रॉड मामले में फर्द जुर्म जो आयद की थी, इसकी समाअत अदालत के अंदर हुई है, और अदालत के अंदर जिस तरीके से केस को रखा गया है उससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर एक बड़ा फैसला जो है वो हो सकता है। ईडी ने चार्जशीट जो है वो जम्मू ग्रुप प्रमोटर्स के लिए दायर कर दिया है। ईडी की तरफ से जो चार्जशीट आया है वो जम्मू ग्रुप ऑफ प्रमोटर जो है उनके लिए आया है, क्योंकि मामला है जी बैंक लोन का जो तकरीबन 91 करोड़ रुपए का है, और फर्जी तरीके से लोन बाहर आया, यानी बैंक से निकाला गया, उसके बाद जहां पर उसे इस्तेमाल होना था वहां हुआ नहीं, अपने मन मर्जियां की गई, और उसके बाद मामला जब ईडी तक चला गया तो इनके खिलाफ अब कार्रवाई हुई है। इससे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तकरीबन 20.21 करोड़ रुपए के एसेट्स भी जब्त किए थे, सील किए थे, अटैच किए थे। अब जिनके खिलाफ फर्द जुर्म कल आयद कर दी गई है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जो बातें सामने रखी गई है उनमें राजकुमार गोयल, रितिका महाजन, रजत महाजन, जहलिम इंडस्ट्रीज, जहलिम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आईडी सूद इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, न्यू जम्मू फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनियों के नाम है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने रिकॉर्ड पर रखी है। कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड सेशन जज जो हैं उनकी तरफ से जम्मू के अंदर इस चार्जशीट का कॉग्निजेंस लिया गया, और ये कहा गया कि जनाब जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग मामला जो नवंबर 7 की तारीख को सामने रखा गया था, उसमें 91.5 करोड़ रुपया बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया गया था, और उसी को लेकर जब लोन की अदाई नहीं हुई तो एफआईआर दर्ज हुई, तो उसी को सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, ईडी ने इन्वेस्टिगेट किया, और फाइनली चार्जशीट के अंदर इन सभी लोगों का नाम आया जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब पहले भी मैंने कहा कि जनाब गरीब आदमी के लिए लोन निकालना मतलब जोशी लाने के बराबर है, हिमालय की पहाड़ी से बर्फ लाने के बराबर है। लेकिन अगर अमीर आदमी ने लोन लेना है वो लाखों नहीं करोड़ रुपया ले सकता है, उसे खा भी सकता है और एनपीए में अपना नाम दर्ज भी करवा सकता है, और ये सारा कुछ बैंक की तरफ से किए जाते हैं। अब ये एक बैंक की कहानी नहीं है, मुल्क के अंदर जितने भी बैंक चल रहे हैं जब आप एनपीए की फहरिस्तों देखेंगे तो वो कोई गरीब आदमी नहीं है, अच्छा अमीर आदमी है, फरारी में चलने वाला आदमी है, लेकिन एनपीए है लोन। अब ये एनपीए लोन क्यों हुआ, और इसको खंगालेंगे तो पता लगेगा एक बड़ा नेक्सस है बैंक से लेकर पॉलिटिशियंस तक, पॉलिटिशियन से लेकर एनफोर्समेंट एजेंसियां तक, खजाने की वजारत से लेकर दीगर लोग सभी ने कहीं ना कहीं उन्हें मदद की होती है, जिसकी वजह से इस तरीके का खसारा जो है वो इन अवामी बैंकों को लगता हुआ नजर आ रहा है।
वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाई इंतजामिया की जानिब से की गई है, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने आपसे थोड़ी देर पहले कार्रवाई की है जम्मू के अंदर, जहां पर आईईडी नाकारा बनाई गई है, आईईडी बरामद की गई है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसे नाकारा बनाया है। और अभी तक की इतलात के मुताबिक जम्मू के सतवारी इलाके में पुलिस स्टेशन के तहत आने वाला ये जो फलिया मंडल पुलिस चौकी है, जहां से तकरीबन 150 मीटर के फासले पर एक आईडी बरामद हुई है और ये जंगालुदा आईडी थी, एक बैग के अंदर थी। बताया जाता है कि 2 आईडीज को इसमें रखा गया था। पुलिस ने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर बुलाया, जिसके बाद इसे नाकारा बनाया गया। दोनों आईडीज को नाकारा बना दिया गया बिना किसी नुकसान के। आईडीज उस इलाके से मिली जहां पर बताया जाता है कि फौजी छावनी का तकरीबन जो आधा किलोमीटर फौजी छावनी यहां से दूर है, यानी पुलिस स्टेशन भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, फौजी छावनी भी, और एक जंग लगे हुए बैग में 2 आईडीज रखी गई थी। कार्रवाई हुई है इतला मिलने के बाद फौरी तौर पर, और 150 मीटर के फासले पर बताया जाता है कि तकरीबन पुलिस चौकी है, जहां से 150 मीटर की दूरी पर, पुलिस चौकी की दूरी पर यह आईडी बरामद की गई है बिना किसी नुकसान के। बीडीएस जो बम नाकारा बनाने वाला स्क्वाड है, बम डिस्पोजल स्क्वाड, उसने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है और बिना किसी नुकसान के जम्मू कश्मीर पुलिस के बयान के मुताबिक, क्योंकि अब ट्वीट करके भी जानकारी दी गई है कि इसको डिफ्यूज कर दिया गया, किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। एक नहीं बल्कि 2 आईडीज थी। फलिया मंडल के करीब सतवारी पुलिस स्टेशन के हुदूद में आने वाला ये इलाका है, जम्मू के साथ लगने वाला, जहां पर इन आईडीज को नाकारा फोर्सेस की जानिब से बनाया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जी, पीर की रात एक काले रंग का बैग बरामद किया गया, जिसमें 2 आईडी रखी गई हुई थी और पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर बुलाया, जिसके बाद बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने दोनों आईडीज को नाकारा बना दिया। जिस इलाके से आईडी मिली है वहां से फौजी छावनी का काफिला, यानी फौजी छावनी चंद मीटर की फासले पर भी मौजूद है। यानी पीर की रात को यह इंसिडेंट हुआ था। आज सुबह पुलिस की तरफ से इसकी तस्दीक कर दी गई है। बहरहाल बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन पुलिस के हाथों पहले ही ये पूरा मामला चला है और 2 आईडीओं को बरामद करके फिलहाल जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात अब जरा आपको बताते हैं एक अहम मंसूबे की, और ये मंसूबा है गैस पाइपलाइन का। साल 2010 से 14 के दरमियान इस मंसूबे पर काफ़ी बातें हुई और वादी कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाके और पंजाब और बठिंडा से होते हुए इस मंसूबे को जब मुकम्मल कर लिया जाएगा तो इतलात के मुताबिक बहुत सारे अजला के अंदर जो इस वक्त कमियां हैं या खामियां, इस मंसूबे को एक बड़े मंसूबे के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन तवील मुद्दत से 12 से 13 बरस मुकम्मल हो चुके। 2008 के बाद कोई ज़्यादा काम भी इस पर नहीं हुआ। जब जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 2008-9 के बाद इस मंसूबे के पर काम शुरू हुआ और उमर अब्दुल्ला की जब हुकूमत थी, जब वो वज़ीर आला थे, तो उस वक्त भी इस मंसूबे पर थोड़ा बहुत काम हो सका, लेकिन 2013-14 के बाद बिल्कुल भी कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन अब इसमें मंसूबे में अहम पेशरफ्त हुई है और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है PNGRB, जिसको एक बड़ी जिम्मेदारी है इस मंसूबे में, उसने इसके लिए गुरदासपुर से जम्मू नेचुरल गैस पाइपलाइन जो बनानी है उसके लिए बिड्स यानी जो बोली लगाने का काम है वो इस कंसर्न बोर्ड की तरफ से किया गया है। ये वो हिस्सा है जो गुरदासपुर से जम्मू तक जाएगी और तकरीबन जो नेशनल गैस ग्रिड है उसको जम्मू के साथ साथ उधमपुर, रियासी, सांबा, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्योग्राफियाई एतबार से जो बड़ी अहमियत के हामिल हैं, जम्मू के अलावा जो CDG है, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको भी कवर करेगा मुतलका हुकाम के मुताबिक। और साथ ही साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत चूंकि इसमें जो जिस बोर्ड का हमने नाम लिया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, उसकी तरफ से जहां पर एक तरफ उन तमाम लोगों को इनवाइट किया गया है जो इसमें बोली का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो लोग इसमें ज़्यादा पैसा लगाएंगे वो मंसूबे को कंप्लीट करने में एक बड़ा रोल प्ले करेगा आने वाले वक्त में। साल 2014 में टोटल ये जो गैस पाइपलाइन है 14,000 किलोमीटर जो पूरे इंडिया में फैली हुई है। उसके बाद एक नया टारगेट सरकार की तरफ से रखा गया कि 33,500 किलोमीटर गैस पाइपलाइन जो है वो जो 22,500 किलोमीटर थी, जो कल हरदीप सिंह पुरी की भी तरफ से भी बयान में कहा गया, चूंकि मुतलका वजारत उन्हीं के पास है, कि एक टारगेट सेट किया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि जो जिस पेस के साथ काम इस वक्त इस मंसूबे पर जारी है बहुत जल्द जम्मू कश्मीर तक इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा
और जो सरकार की तरफ से रकूमात इस पर खर्च की जानी है, जो टोटल कॉस्ट है, उसके अंदर ही मंसूबे को पाए तक मील तक पहुंचाने की सरकारी सतह पर कोशिश है वो की जाएगी। और अब तक जो गैस की ट्रांसपोर्टेशन में जो परेशानियां रही उसको बहुत हद तक इस गैस पाइपलाइन मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक खत्म कर दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो गैस पाइपलाइन की बात हो रही है जी, इससे पहले भी इस बार गुफ्तगू हुई थी, तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की तरफ से ये कहा गया कि गुरदासपुर से जम्मू तक जो ये लाइन आएगी, इससे फ़ायदा बराह रास्त कई इलाकों को भी मिलेगा, जम्मू को भी मिलेगा, कश्मीर को भी मिलेगा। लेकिन बिडिंग कहाँ से होनी है? जम्मू, उधमपुर, रियासी, सांबा, कठुआ, ये डिस्ट्रिक्ट जोग्राफिकल एरियाज़ हैं जहाँ से इसको चलना है, और फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और दीगर इदारे जो है वो इसकी मावनत और मदद भी करेंगे। इधर सीएनजी गाड़ियों की रिफिलिंग का मामला कश्मीर घाटी के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी सीएनजी रिफिलिंग स्टेशन कोई भी नहीं है। माना जा रहा है कि वहाँ पर भी बहुत जल्द सीएनजी रिफिलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे ताकि सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियों को राहत मिल सके। आप सीएनजी गाड़ी तो लाते हैं, लेकिन सीएनजी रिफिलिंग स्टेशन क्या कोई हमारे पास है? कश्मीर प्रोविंस के अंदर कितने हैं? गाड़ियों के एतबार से जितने होने चाहिए थे क्या है वो नहीं है। इस पर कहीं ना कहीं मरकजी वजारत की तरफ से हामी बंदी गई है कि बहुत जल्द सीएनजी रिफिलिंग स्टेशन का कयाम पूरे एंटायर कश्मीर प्रोविंस के अंदर भी हाथ में लिया जाएगा। जी बढ़ते हैं जी आगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कि ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद दो बड़ी खबरें आपके साथ रखें। एक अकाली दल के सीनियर लीडर हैं जी सिमरनजीत सिंह मान, उनका एक बड़ा बयान आया और वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे 2024 के अंदर, उस पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि उसका ताल्लुक फिर कश्मीर से बनेगा। फिर ये भी आपको बताएंगे कि ड्रग्स का सिलसिला किस तरीके से सर चढ़ रहा है और एनफोर्समेंट एजेंसियां हाथ पर हाथ नहीं धरे बैठे हैं, क्योंकि शायद हमें लग रहा है कि एनफोर्समेंट एजेंसियां कुछ नहीं कर रही हैं। एनफोर्समेंट एजेंसी की एक रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे कि क्या वो कर रही हैं और हमें और आपने क्या मिलकर करना होगा। फिर कुछ फ़ोन कॉल्स भी लेंगे क्योंकि तीसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। 9:32 का इस वक्त हो गया। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फौरन बाद हाजिर खिदमत रहते हैं।